कि एक तौर से ये पितृसात्मिक जो सोच है पार्टीज की, ये बहुत डिफरेंट है महिलाओं की सोच से। कैसे? क्योंकि काफ़ी इश्यूज को मैनिफेस्टोज में पितृसात्मिक सोच की तरफ से फ्रेम किया गया है। और अगर आप कुछ पोल्स देखें तो फिर आपको मतलब कुछ ही पोल्स हैं, बहुत कम पोल्स हैं, मतलब रिसर्च जो है मतों पर, उससे उभर के निकलता है कि 91% महिलाएं सोचती हैं कि हिंसा और आज़ादी दूसरे स्तर पे होना चाहिए प्रायोरिटी के तौर से। इसीलिए एक महिला आज़ादी घोषणा पत्र पूरे देश से महिलाएं आई हैं और एक महिला आज़ादी घोषणा पत्र कायम किया है। उसमें 6 मुद्दे हैं और उन 6 मुद्दों पर कांग्रेस ने कमिट किया है, आपने कमिट किया है, सीपीआईएमएल ने कमिट किया है, फिलहाल भाजपा ने कमिट नहीं किया। कि मुझे बीच में आने की जरूरत भी नहीं। देखिए, मुझे लगता है कि हमारे मैनिफेस्टो में काफ़ी ऐसे मुद्दे हैं जो बाकी के पार्टीज ने उठाए तक नहीं। मैम एक पेज है, जहाँ 43 पेजेस में से एक पेज है, 21 पेज पर है, आप पेज नंबर पर है। आप एक मौका दे तो मैं बताऊं प्लीज। मैं नहीं कह रही हूं कि हमारे पार्टी कोई अन्य पार्टी से बहुत ज्यादा कर रहे हैं महिलाओं के लिए, लेकिन हमारा संघर्ष जारी है। आज हमारे पार्टी में सुषमा स्वराज हो या वसुंधरा राजे जी हो या उमा भारती जी हो या बहुत सारे ऐसे महिला नेतागण हैं जहां हम ये एक फोरम बना के यू कैन बी अ लेजिटिमेट वॉइस ऑफ डिसेंट विद इन योर पार्टी एज वेल। जहाँ तक 33% आरक्षण का सवाल है, हमने बल्कि एक रिप्रेजेंटेशन हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड तक, जब ये मैनिफेस्टो बन रहा था, जहां हमने कहा कि ये सिर्फ लिप सर्विस नहीं होना चाहिए। अब की बार जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार आए तो सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि प्रायोरिटी के रूप में ये बिल पारित हो और ऐसा ना हो कि अंतिम क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि कहीं ये उठा और ये प्रायोरिटी में है या नहीं है। जहां तक आप महिलाओं की बात करते हैं, हमारे एक एक प्रदेश, गोवा हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, हमने यही कोशिश की है कि महिला को शिक्षा, सुरक्षा और ताकि वो आत्मनिर्भर हो। ये एक बहुत ही अहम मुद्दा है क्योंकि जो ट्राइबल्स हैं गुजरात में, जहां वो महिला सिर्फ 8,000 रुपया कमाती थी, आज वोकेशनल ट्रेनिंग देके वो 15,000 कमा रही है। वो महिला जब आत्मनिर्भर होती है तो उनका भी मन बन सकता है कि वो राजनीति में आए। और जब 10 अलग महिला देखते हैं कि ये महिला की जिंदगी में क्या तरक्की आई है, तो मैं मानती हूँ कि आरक्षण एक जगह, लेकिन दूसरे तरफ वो अपॉर्चुनिटी और जो संघर्ष करने की आवश्यकता है। प्रियंका, आप कुछ कहना चाहती थी वहां से जब शायना इनसे कुछ कह रही? जी नहीं, मैं दोनों करुणा जी की बात सुन रही थी। मैं नलिनी जी की काफ़ी बातों से मैं भी सहमत हूँ, जो वो मुद्दे सामने ला रही थी महिलाओं को लेकर, महिलाओं की एक्टिव पार्टिसिपेशन को लेकर पॉलिटिक्स में। करुणा जी ने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा कि ऐसा क्यों है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी रिलक्टेंट है टू एक्सेप्ट एनी सजेशंस। ठीक है, उनके भले मैनिफेस्टो में जगह नहीं पाई गई हो, पर सवाल ये उठता है, सवाल ज़्यादा बड़ा ये उठता है कि ऐसा क्यों है कि उनको लगता है कि जो उनके सजेशंस हैं, जो उनकी चीज़ें हैं, वही सही हैं, और बाहर के जो अगर सुझाव आ रहे हैं तो वो उतना एक्सेप्ट करने में उनको दिक्कतें हो रही हैं। स्वीकार लिया, लेकिन सम्मिलित नहीं किया। बात कर रही हैं, गुजरात की बात कर रही हैं, एक सेकेंड, गोवा की बात कर रही थी, गुजरात की बात कर रही थी। मैं सशक्तिकरण की बात करूँ या महिलाओं की सुरक्षा की बात करूँ तो इन्हीं के गवर्न स्टेट्स हैं मध्य प्रदेश, जहाँ पे महिलाओं पे सबसे ज़्यादा अत्याचार रिपोर्ट होते हैं। अगर गुजरात में मैल्न्यूट्रिशन की बात करें तो काफ़ी ऐसे डेटा है, जो ऐसा डेटा अगर हम डिस्कस करें तो भारतीय जनता पार्टी को ये एक्चुअली आत्मचिंतन करना चाहिए कि महिलाओं की सुरक्षा और ये बहस चलते रहेगा की तरफ वो क्या काम कर रहे हैं। आप आपके आंकड़े दिखाएंगे, हम हमारे आंकड़े पेश करेंगे। मुझे लगता है कि मुद्दा ये है मैं आंकड़ों की बात नहीं कर रही, मैं सजेशन दे रही हूँ आपको। मुद्दा जो है, आप अगर मुद्दे पे रहती तो यू आर अभी भी इस डिबेट में आप डिफेंड कर रही हैं कि क्यों हम मैनिफेस्टो में नहीं डाल रहे हैं। मैं बल्कि कह रही हूँ कि हमारे मैनिफेस्टो में बहुत सारे ऐसे नोबल पॉइंट्स हैं जो जनता तक पहुँच चुकी है, जो आप कम है। लेकिन गौतम, मैं अपने विश्लेषण करते रह सकते हैं कि एक पेज क्यों और 4 पेज क्यों नहीं। आप 2 पार्टियों के बीच की जो बहस चलेगी, उसमें अपना प्रोग्राम आप क्यों उसमें लिप्त कर रहे हैं? क्योंकि बाकी भी तो पार्टी नहीं, यहाँ पर इस वक्त ममता बनर्जी की पार्टी नहीं, जयललिता की नहीं है, मायावती जी की नहीं है, बहुत सी जो फीमेल लीडर्स हैं। तो अगर आप ये महिलाओं का ही देखें
तो मुझे लगता है जिस तरह से बताया जा रहा है उससे ज़्यादा जटिल ये समस्या है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखिए केरला में सब जानते हैं कि जो शिक्षा का स्तर है महिलाओं का इतना ज़्यादा है, जो स्वावलंबन का स्तर है वो भी जो जातीय नौकरी, वहाँ नायर सोसाइटी है, वहाँ पे मातृ प्रधान सोसाइटी भी है एक। अगर आप राजस्थान को देखें तो ये कुछ नहीं, शिक्षा का स्तर इतना कम है, पुरुष प्रधान वगैरह। लेकिन अगर आप पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को देखें तो राजस्थान, मध्य प्रदेश वगैरह केरला से कहीं ज्यादा है। विधानसभा चुनाव में भी दिखाया, आपने देखा कहीं ज्यादा है। तो ये इसलिए ये जो समस्या है महिलाओं का पिछड़ा रहना राजनीति में, ये केवल एक दो राजनीतिक दलों की बहस की बात नहीं है, ये हमारी जड़ों की बात है। हम कौन है? कहीं लगता है कि राजनीति में अब यही ढर्रा बन गया है कि महिला आरक्षण आएगा तभी कुछ हो पाएगा, उससे पहले हम एक तरह से इस पूरे इश्यू को बैक बर्नर पे डाल सकते हैं। जहाँ तक महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा नुमाइंदगी देने का ऊंचे स्तर पर संसद, विधानसभा में देने का सवाल है। आई थिंक हम जो बात कर रहे हैं वो दो लाइन में है। एक है कि महिला को इलेक्शन में टिकट मिल रहा है पॉलिटिकल पार्टी से कि नहीं मिल रहा है, और जो हमने देखा है कि अभी तक पार्लियामेंट में 11% 12% विमेन आए हैं इतने सालों से, और इस इलेक्शन में भी आई थिंक 7% टिकट मिले हैं, और कम से कम 3,300 से ज़्यादा लोग इलेक्शन के लिए खड़े हुए हैं। तो एक है वो टिकट क्यों नहीं मिल रहे। स्टडीज़ बोलते हैं कि अगर हर 10% महिला सीट जीते हैं पर 6% पुरुष सीट जीते हैं, मतलब वो सीट जीत सकते हैं, पर जैसे सब लोगों ने आपको बेहतर जीत सकते हैं, पर जैसे सब लोगों ने बोला कि शायद टोकनिज्म लगता है, शायद किसी की बहन है, बीवी, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो एक है कि उनको टिकट्स नहीं मिल रहे, एक बात है। दूसरी बात है विमेंस इश्यूज, कि इसका मतलब है कि अगर हम 100% टिकट्स महिला को दे, इसका ये मतलब है कि वो महिला पार्लियामेंटेरियंस विमेंस इश्यूज टेकअप करे। मुझे ये पता नहीं है, क्योंकि हमने अभी तक देखा है कि हमारे पास इंडिया में इतने सारे पावरफुल पॉलिटिशियंस आए हैं जो विमेन हैं, और वो बस पार्लियामेंट में नहीं थे, वो चीफ मिनिस्टर्स बने हैं, वो प्राइम मिनिस्टर्स बने, बट फिर भी महिला के इश्यूज बहुत बड़े नहीं हैं। एंड अब एक स्टेप पीछे लेना चाहिए और देखना है कि जो विमेंस इश्यूज जो हम बात कर रहे हैं, रेप के बारे में, वायलेंस के बारे में, वो कैसे बड़े हैं। आई थिंक सिविल सोसाइटी ने बहुत बड़ा पार्ट प्ले किया है, और वो सिविल सोसाइटीज में बहुत महिला जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल, उन्हें क्या है, तो मैं जो बोल रही हूँ कि वो दूसरी आर्ग्यूमेंट्स हैं, एक है टिकट्स का और दूसरा है विमेंस इश्यूज का। महिलाएं जब इतनी सामने आ रही हैं हर तरह से तमाम मुद्दों को उठाने में जो समाज से जुड़े हैं, सिर्फ महिलाओं से नहीं, लेकिन महिलाओं के मुद्दों को उठाने के लिए आज तक हमारे देश में कोई सिर्फ महिला पार्टी क्यों नहीं बनी? सिर्फ महिला पार्टी या सिर्फ पुरुष पार्टी ज़रूरत ही क्यों पड़े? I mean, आपको लगता है कि इस तरह की जरूरत नहीं है? 50% भी नहीं, 49% है हमारी जनसंख्या महिलाओं की, और 49% ये तो सबसे बड़ा थप्पड़ है इस हमारे देश के मुंह के ऊपर, क्योंकि ज्यादा 50% भी नहीं है, ये 1% महिलाएं ये गई कहाँ, बिल्कुल, यू नो। लेकिन गौतम, तो इसमें ये जो नलिनी जी कह रही हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट बात कह रही हैं। ये कह रही हैं कि जो जड़ है पितृसत्ता की उसको निकालनी पड़ेगी, और उसके लिए चैलेंज देने के लिए तो एक जरिया ये हो सकता है कि आप एक महिला पार्टी बनाएं। गौतम, आप कह रहे हैं ना कि महिला पार्टी हर पार्टी को करना जरूरी है। महिला पार्टी बन चुकी है एक महिला, और उन्होंने पुरुषों के लिए 10% आरक्षण भी दिया है अपनी पार्टी। तो ये बन चुकी है, मुझे लगता है जो ये उत्तर प्रदेश में बनी है या असम में बनी है, लेकिन बनी है, एक महिला पार्टी बनी है, और रिजर्वेशन है पुरुषों के लिए 10%। लेकिन ये वापस एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। मुझे पूरा एक पार्टी के ऐसे नेता हैं जो कहते हैं कि गलती हो जाती है लड़कों से कभी कभी अगर गैंगरेप हो जाते हैं तो, और मुझे लगता है कि वो नेता को सबसे बड़ा थप्पड़ मिलना चाहिए 16 मार्च को, क्योंकि जो बेचारे मई को, क्योंकि जिस ढंग से उन्होंने कहा कि ये बेचारे हैं, उनको सबसे बड़ा बेचारा साबित करना चाहिए, और हर एक महिला को ये ठान लेना चाहिए। ये नॉनसेंस जो हमें इलेक्शन के वक्त सुनने मिलता है, कभी अबू आजमी हो, कभी मुलायम सिंह हो, कभी कोई और हो, जहां वो ये घिनौनी हरकत करते हैं और बयान देते हैं, उसके लिए भी जब महिला इकट्ठा होते हैं और वोट करते हैं तो वो समझ सकेंगे कि ये महिला वोट बैंक के साथ ऐसे खिलवाड़ ना करें। प्रियंका, आप इससे इत्तेफाक रखते हैं जो राय अभी शायना एनसी ने रखी उन नेताओं के बारे में जो इस तरह की बातें कहते हैं, जो एक तरह से महिलाओं को पूरी तरह से दरकिनार करती हैं और उनके खिलाफ हैं सीधे तौर पर?
नहीं, वही देखिए, जो जिस तरीके की शब्दबाजी हो रही है और रैलीज में हम शब्द सुन रहे हैं, वो एक सोसाइटी का माइंडसेट प्रदर्शित करता है कि आज एक महिला अगर आगे बढ़ रही है, या महिला कोई भी कॉर्पोरेट सेक्टर में ले लीजिए, कोई भी सेक्टर में ले लीजिए, जब बढ़ती हैं तो उनको किस तरीके का हैरेसमेंट फेस करना पड़ता है। तो एक सिर्फ पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट में 33% रिजर्वेशन देकर हम अपना काम नहीं कह सकते पूरा हुआ है, जब तक ये जो 49% हमारी पॉपुलेशन है उनको ट्रूली वो एम्पावर्ड फील करें। सिर्फ एक इलेक्शन जीत कर और वहाँ पे बैठकर संसद में बैठकर हमारा काम कंप्लीट नहीं होगा जब तक हमारा ओवरऑल उनके लिए एम्पावरमेंट नहीं होगा, सशक्तिकरण नहीं होगा। एक तो मेंटालिटी होती है और एक होता है इन्वॉल्वमेंट, कि उनको इन्वॉल्व करें हर इम्पॉर्टेंट मुद्दों में, हर इम्पॉर्टेंट सेक्टर ऑफ लाइफ में। तो ये तभी ट्रूली मैं कहूँगी कि इंडिया हैज़ वोकन अप टू वुमेन्स राइट्स, जब हर तरीके से, नॉट जस्ट पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट, हर तरफ उनका इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा। जी बिल्कुल, बेहद ज़रूरी है कि ऐसा हो, और ऐसा अगले कुछ आने वाले समय में हो जाए जल्द से जल्द। जहाँ तक आरक्षण की बात है वो पूरी हो जाए, और फिर जो मानसिकता है उसको बदलने की तो एक लंबी बात है, लंबा संघर्ष है। उसमें भी अगर वो आरक्षण मिलता है तो शायद बहुत बड़ी मदद मिलेगी। देखना होगा कि किस तरह से इस पर 16वीं लोकसभा जब वो स्थापित होती है तो काम कर पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी इस चर्चा के लिए शामिल हुए। अब न्यूज़ नाइट में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे हम आपको और भी दिलचस्प खबरें दिखाते रहेंगे। न्यूज़ नाइट पर और भी चर्चाएं होती रहेंगी, लेकिन फिलहाल आप सभी खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज़।